हेलो स्टूडेंट्स, सुनीता सिन्हा के इस चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। अगर मेरे चैनल में पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ में बेल आइकन भी दबा दो ताकि मेरा वीडियो अपलोड होते तुमको तुरंत मिल जाए। स्टूडेंट्स, समास जो हम डिटेल में बता रहे हैं, इसके भाग 1 में इतना तो हम लोग जान गए कि समास क्या है। दो या दो से अधिक पदों को संक्षिप्त करना, छोटा करना। समास यानी संक्षिप्तीकरण करना। संक्षिप्तीकरण करना यानी छोटा बनाना। उस तो इसमें क्या देखे थे हम लोग कि 2 पद होता है, एक पूर्व पद, पहले पद को पूर्व पद कहते हैं और दूसरे वाले पद को उत्तर पद कहते हैं। उत्तर पद बोले या फिर दूसरा पद बोले। पूर्व पद बोले या आप लिख दे रहे हैं पहला पद। तो भाग 1 में हम लोग इतना जान गए थे कि समास वह प्रक्रिया है, प्रक्रिया नहीं, वह विधि, वह प्रोसेस है जिसमें कि हम लोग 2 से अधिक शब्दों, 2 या 2 से अधिक जो शब्द होता है उसका छोटा रूप संक्षिप्त कर एक नए शब्द का निर्माण करते हैं। जिसमें कि पूर्व पहले पद, 2 पद होता है, पहला पद और दूसरा पद। पहले पद को पूर्व पद कहते हैं, दूसरे पद को उत्तर पद कहते हैं। जब इन दोनों को हम समास करते हैं यानी छोटा करते हैं, यहां पर यह समास हो गया। मतलब जब छोटा करने की प्रक्रिया जब होती है, पूर्ण हो जाती है, तो उसके बाद क्या बनता है? एक समस्त पद बनता है। पूर्व पद और उत्तर पद को जब मिलाते हैं, मिलाने की प्रक्रिया को ही समास कहते हैं। तो जब हम समास करते हैं तो एक नए शब्द का निर्माण होता है और उस नए शब्द को क्या कहते हैं? समस्त पद। समस्त पद को जब हम इसके पूर्वावस्था यानी कि इसको जब हम पूर्व पद और उत्तर पद में अलग कर देते हैं, है ना, पूर्व पद और उत्तर पद में अलग कर देते हैं, तो ये कहलाता है विग्रह। ये क्या कहलाएगा? विग्रह। विग्रह का मतलब हुआ कि समस्त पद को फिर उसके पूर्वावस्था, पूर्व यानी पहले वाले अवस्था में, यानी जिस अवस्था में वो था उस अवस्था में जब हम कर देते हैं तब उसको कहते हैं विग्रह। और जब 2 या 2 से अधिक पद होता है तो उन सारे पदों में से कुछ पद को हटा देते हैं, कुछ में ऐड कर देते हैं, करके जब हम संक्षिप्त करते हैं, छोटा करते हैं, तो छोटा कर जो नए शब्द बनाते हैं उसको कहते हैं समस्त पद। जैसे मान लो कि पूर्व पद हो गया, माता पिता ही ले लो, नीलकंठ छोड़ो, माता और पिता। पूर्व पद हो गया माता और उत्तर पद हो गया पिता। जब इन दोनों का हम समास करेंगे तो क्या बन जाएगा? माता पिता, और लोप हो जाएगा, हट जाएगा यहाँ से, और बीच में हाइफन डैश लगाकर हम क्या लिखेंगे? माता और पिता। ये हो गया हमारा समस्त पद। फिर जब हम विग्रह करेंगे तो विग्रह यानी अलग करना, अलग करना। तो जब हम इसको अलग करेंगे, विग्रह करेंगे, तो क्या लिखेंगे? माता और पिता। ये हमारा हो गया विग्रह। समास यानी छोटा कर देना और विग्रह यानी फिर से विस्तार में कर देना, उसको अलग अलग कर देना। पूर्व पद और अलग पद को, उत्तर पद को अलग करके लिखना। इतना हम लोग तो जान गए थे। और इसके भेद है 4। कौन कौन? द्वंद्व समास, पहले अव्ययी भाव समास जिसका कि पूर्व पद प्रधान था, यानी ये वाला पद प्रधान था, पूर्व पद प्रधान था किसमें? अव्ययी भाव समास में। उसके बाद था द्वंद्व समास जिसका कि दोनों पद प्रधान था, ये भी और ये भी। द्वंद्व समास में जैसे ये द्वंद्व समास का है, माता और पिता समास करें तो माता पिता दोनों ही इसका पद प्रधान है, ये हो गया द्वंद्व समास। और बहुब्रीहि समास में क्या था कि
बहुब्रीहि समास में क्या था कि ना तो पूर्व पद प्रधान था, ना ही उत्तर पद प्रधान था, दोनों पद अप्रधान था। अप्रधान यानी दोनों प्रधान नहीं था। कौन सा? समस्त पद जो होता है तीसरा पद वो प्रधान था, उसको कहेंगे बहुब्रीहि समास। इतना हम लोग भाग 1 में डिटेल से पढ़ लिए। अब भाग 2 में हम लोग पढ़ेंगे तत्पुरुष समास। क्या पढ़ेंगे? तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में क्या कह रहा है? इसमें भी 2 पद होगा, इसमें भी 2 पद होगा, पूर्व पद और उत्तर पद। तत्पुरुष समास का कह रहा है कि उत्तर पद प्रधान होता है, यानी ये जो दूसरा वाला पद है ये प्रधान है। तो इस समास में साधारणता क्या होता है कि मान लो ये पूर्व पद है और ये उत्तर पद है। कह रहा है कि तत्पुरुष समास में उत्तर पद प्रधान होगा और इसमें साधारणता पूर्व पद विशेषण और दूसरा पद विशेष्य होगा। विशेष्य यानी कि विशेष्य प्रधान होगा, विशेष प्रधान होगा। विशेष प्रधान क्यों होगा? क्योंकि विशेषण क्या है? इसकी विशेषता बताएगा। विशेषण संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले को कहते हैं विशेषण। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। और विशेषण जिस शब्द की विशेषता बतलाता है उसको क्या कहते हैं? विशेष्य कहते हैं। विशेष्य कहते हैं। यानी कि जब दूसरा पद प्रधान है तो ये विशेष्य होगा, तभी तो इसकी प्रधानता है। जब ये रहेगा ही नहीं तो विशेषण तो आएगा नहीं, विशेषण नहीं होगा। इसलिए कह रहा है कि तत्पुरुष समास का उत्तर पद यानी दूसरा वाला जो पद है वो प्रधान होता है और इस समास में साधारणतः पूर्व पद, ध्यान रखो साधारणतया कह रहे हैं, साधारणतया विशेषण पूर्व पद विशेषण होता है और दूसरा पद विशेष्य होता है। विशेष क्यों होता है ये भी क्लियर बता दिए, क्योंकि जब विशेष मान लो पानी है और चीनी है ही नहीं तो शरबत कैसे बनेगा? तो चीनी मेन मुख्य हो गया, पानी तो ऐसे भी सादा पी लेंगे और भी कम में आ जाएगा, लेकिन शरबत बनाने के लिए कम से कम तो उनको चीनी चाहिए, तभी वो शरबत बनेगा। उसी प्रकार से जब विशेष नहीं रहेगा तो विशेषण कहाँ से होगा? इसलिए विशेष होना जरूरी है और इसलिए कहा जा रहा है कि उत्तर पद जो है वो विशेष होता है। तत्पुरुष समास का उत्तर पद प्रधान होता है। क्यों प्रधान होता है? क्योंकि ये विशेष होता है। जब विशेष होगा तभी विशेषण कहलाएगा। अब मान लो यहाँ लड़का बोले, लड़का तो लड़का के बारे में ही अच्छा बोलेंगे, अच्छा बोलकर क्या करेंगे? अच्छा से कुछ समझ में नहीं आएगा कि किसके बारे में कहा जा रहा है। इसलिए इस तरह हम देख रहे हैं कि उत्तर पद प्रधान होने का क्या कारण है? क्योंकि उत्तर पद जो होता है वो विशेष होता है। पूर्व पद विशेषण है तो विशेषण के कितने भेद हैं? 4 भेद हैं। गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण। तो देखो गुणवाचक विशेषण में क्या आता है? रंग रूप अवस्था आदि सबका बोध होता है, तो ये चीज यहाँ हो जाएगा विशेषण में, गुणवाचक विशेषण। फिर क्या है? संख्यावाचक विशेषण। तीसरा है परिमाणवाचक विशेषण और चौथा है सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण क्यों नहीं होगा? क्योंकि जो सर्वनाम शब्द संज्ञा से पहले आकर उसकी विशेषता बताएगा उसको सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। तो यहाँ संज्ञा और सर्वनाम एक साथ नहीं आएगा। संज्ञा यहाँ है,
ये अलग पद है, ये अलग पद है, इस ख्याल से ये यहाँ नहीं रहेगा। परिमाणवाचक में क्या होता है, इसमें नाप तौल होता है, नाप तौल और माप होता है, जिसमें कि लीटर, मीटर, किलो ये सब होता है, वो चीज भी यहाँ नहीं होगा। संख्यावाचक में यहाँ होगा, पूर्व पद संख्यावाचक होगा। तो ये जो यहाँ विशेषण है पूर्व पद, या तो गुणवाचक होगा या संख्यावाचक होगा, यही तो होगा। तत्पुरुष समास में कह रहा है कि पूर्व पद विशेषण होगा, उत्तर पद विशेष होगा। विशेष होने के कारण ये प्रधान है। विशेषण और क्या कह रहा है कि अगर तत्पुरुष समास में, देखो तत्पुरुष समास दो पद है, ये पद विशेष है, प्रधानता रखता है, विशेष होने के कारण ये विशेषण है। कह रहे हैं कि तत्पुरुष समास में पूर्व पद जो है, पहला वाला पद, उसमें अगर कर्ता कारक के 8 भेद है, तो जो कर्ता कारक की विभक्ति है वो अगर छिपा हुआ है तो ये कहलाएगा कर्मधारय समास। कर्मधारय समास कहलाएगा। कब? जब पूर्व पद में कर्ता कारक की पहली विभक्ति छिपी हुई हो, तब उसे कर्मधारय समास कहते हैं। लेकिन अगर पूर्व पद में जो कर्ता कारक की पहली विभक्ति है वो नहीं होकर अगर संख्यावाची हो जाए, संख्यावाची हो जाए, विशेषण है, अगर ये संख्यावाची हो जाए तब वो क्या कहलाएगा? द्विगु समास। क्या कहलाएगा? द्विगु समास। द्वि का अर्थ होता है दो, यानी कि ये संख्या में संख्या बता रहा है, तो ये संख्या बता रहा है, इसलिए इस संख्यावाची जब रहेगा तब उसको हम कहेंगे द्विगु समास, यानी ये संख्या में होगा। जब पूर्व पद में कर्ता कारक की पहली विभक्ति सिर्फ छिपी हुई हो तब वो कर्मधारय समास कहलाएगा। लेकिन अगर पूर्व पद में वही कर्मधारय समास का पूर्व पद जो है वो अगर संख्यावाची हो जाए तब वो द्विगु समास कहलाएगा। द्विगु समास क्यों कहलाएगा? क्योंकि द्वि मतलब होता है दो, और दो क्या बता रहा है? संख्या बता रहा है। इसलिए जब पूर्व पद संख्यावाची हो जाए तब यह कहला जाएगा द्विगु समास। शेष जो है वो तत्पुरुष समास कहलाता है। अच्छा, एक बात छूट गया यहाँ कहना, कर्मधारय समास को कर्मधारय समास या फिर इसको कहें समानाधिकरण तत्पुरुष। कर्मधारय समास बोले या फिर या कर देते हैं, कर्मधारय समास बोले या समानाधिकरण तत्पुरुष बोले। उसी प्रकार से द्विगु समास हो गया। कर्मधारय समास में पहला पद जो है पूर्व पद, वो उसमें कर्ता कारक की पहली विभक्ति छिपी हुई रहती है। अगर पहली विभक्ति के साथ उसमें संख्यावाची हो तब वो द्विगु समास कहला जाएगा। तो इसके अंतर्गत कर्मधारय समास जो है समानाधिकरण तत्पुरुष, इसमें क्या आ जाएगा? कर्मधारय समास बोले और द्विगु समास आ जाएगा। शेष जो बच गया, तीन था ना, तत्पुरुष समास के 3 भेद है। तो पहला हो गया कर्मधारय समास, दूसरा हो गया द्विगु समास। द्विगु समास कब होगा? जब कर्मधारय समास का पहला पद संख्यावाची हो जाएगा। बाकी जितने शेष हैं वो व्याधिकरण तत्पुरुष कहलाएगा। इसको भी ब्लू से लिख देते हैं, और बाकी जो शेष बच जाएगा वो कहलाएगा व्याधिकरण तत्पुरुष। व्याधिकरण तत्पुरुष बोले या सिर्फ तत्पुरुष समास बोल दे, या केवल तत्पुरुष समास ही बोले।
फिर से बता देते हैं। तत्पुरुष समास में यानी कि ये तीनों में पूर्व पद और उत्तर पद 2 पद होगा, जिसमें कि उत्तर पद प्रधान होगा। क्यों प्रधान होगा? क्योंकि उत्तर पद में विशेष रहेगा और ये विशेषण, चूंकि उत्तर पद में विशेष है इसलिए इसकी प्रधानता रहेगी। क्यों रहेगी? समझा दिए कि जब ये रहेगा ही नहीं तो फिर ये नहीं रहेगा तो ये भी नहीं रहेगा। इसी के कारण ये है विशेषण है, इसलिए इस पद की प्रधानता है। यानी कि तत्पुरुष समास जो 3 वर्ग में इसको बांट दिया है, 3 वर्ग में, उसमें क्या है कि अगर तत्पुरुष समास का पहला पद में कर्ता कारक की विभक्ति छिपी हुई है तो उसको कहेंगे कर्मधारय समास या समानाधिकरण तत्पुरुष कहेंगे। दूसरा में अगर कर्मधारय समास यानी कर्ता कारक की पहली विभक्ति तो छिपी ही हुई है, साथ साथ अगर वो संख्यावाची हो गया तब उसको कहेंगे द्विगु समास। द्विगु को क्यों नाम रखा है? द्वि यानी 2, ये संख्या बताता है इसलिए इसका द्विगु समास नाम पड़ गया। दूसरा जो बाकी शेष अब रहेगा इसमें का, जैसे उत्तर पद जिसका प्रधान रहेगा, इन तीनों में उत्तर ही पद प्रधान है, तो बाकी जो शेष बच गया वो हो जाएगा व्यधिकरण तत्पुरुष या फिर केवल तत्पुरुष समास कहेंगे। ये हो गया तत्पुरुष समास के अंतर्गत ये 3 आते हैं। इसके भी 6 भेद हैं, 6 उपभेद हो गए। वो भी लिख देते हैं, इसको इरेज कर देते हैं, उसके बाद लिख देते हैं। देखो विस्तार से यहाँ लिख दिए हैं। तत्पुरुष समास में तत्पुरुष समास है तो 2 पद होना जरूरी है, पूर्व पद और उत्तर पद। इसका उत्तर पद प्रधान होता है। साधारणतया तत्पुरुष समास में पूर्व पद विशेषण और उत्तर पद विशेष होता है। विशेष होने के कारण ही उत्तर पद प्रधान है। तत्पुरुष समास में पूर्व पद विशेषण और विशेष होगा। अगर तत्पुरुष समास का पूर्व पद, अगर कोई भी समास का पूर्व पद, जैसे अव्ययी भाव का पूर्व पद क्या था? अव्यय था। द्वंद्व समास का दोनों पद प्रधान था और बहुब्रीहि समास का समस्त पद तीसरा पद प्रधान था। तो जिस प्रकार से अव्ययी भाव का पूर्व पद प्रधान था और वो अव्यय था, उसी तरह से तत्पुरुष समास का पूर्व पद जो क्या है, पूर्व पद में कर्ता, इसमें तत्पुरुष समास में समझ लो कि कर्ता कारक का चिन्ह होता है। अगर कर्ता कारक की पहली विभक्ति पूर्व पद में छिपी हुई हो तब उसको कहेंगे समानाधिकरण तत्पुरुष समास। और अगर तत्पुरुष समास के पूर्व पद में ही कर्ता कारक की विभक्ति की जगह में अगर संख्या आ जाए तब वो कहलाएगा द्विगु समास। और बाकी जो शेष है, यानी कि पहला तो चला गया इसमें समानाधिकरण या कर्मधारय समास में, समानाधिकरण तत्पुरुष समास बोले या कर्मधारय समास कहे, तो इसमें तो पहली विभक्ति आ गई। अब दूसरा से लेकर जो शेष, कहने का मतलब यही है कि दूसरा से लेकर सप्तमी तक कारक के 8 भेद है, तो 7 भेद तक इसमें आएगा व्यधिकरण तत्पुरुष बोले या फिर केवल तत्पुरुष समास ही कहे, तत्पुरुष समास बोले या फिर व्यधिकरण। तो पहला से 7वां, 8वां इसलिए नहीं क्योंकि कारक का 8वां जो है भेद वो क्या है, संबोधन कारक। संबोधन कारक क्या है? किसी को संबोधित करते हैं, जैसे कि अरे बेटा जरा इधर सुना, उस बेटा का नाम नहीं जान रहे तो ऐसे भी अगर बेटा है तो उसको संबोधित अरे से कर दिए, अरे सुनते हो, अरे सुनती हो, तो ये संबोधित करने के शब्द है। इसमें संबोधन कारक में संबोधित करते हैं किसी को, किसी भी व्यक्ति को, तो इसलिए यहाँ पे व्यधिक तत्पुरुष समास में नहीं होगा क्योंकि पूर्व पद और उत्तर पद में संबोधन की आवश्यकता नहीं है, इसलिए संबोधन कारक की भी आवश्यकता यहाँ नहीं है। तत्पुरुष समास में कर्ता कारक की विभक्ति लगती है, अगर पहली विभक्ति इसमें छुपी हुई है तो वो कर्मधारय समास बोले या समानाधिकरण। अगर कर्ता कारक की पहली विभक्ति के जगह अगर संख्या आ गया तो द्विगु समास, और दूसरा से लेके 7वां तक अगर विभक्ति लगा है तब वो व्यधिकरण या तत्पुरुष समास कहलाएगा। अब इसके भी 6 भेद हो गए, उपभेद।
पहला कौन कौन है? उपभेद में उपपद आ गया, नयत, जैसे इया, नया हो गया, प्रादि हो गया, अलुक हो गया, मध्य पदलोपी हो गया और मयूर, मयूर वंश कादि हो गया। ये हो गया 6 उपभेद। तो पहले हम समानाधिकरण तत्पुरुष पढ़ लें, उसके बाद द्विगु, फिर वो तो कारक विभक्ति का है, उसको बता देंगे। अब का है समानाधिकरण तत्पुरुष समास, या इसमें क्या आएगा? कर्मधारय समास और द्विगु समास। अब तत्पुरुष समास में एकदम याद रखना कि इसका पूर्व पद विशेषण और उत्तर पद विशेष होगा। जहां तत्पुरुष समास बोले तो ये 2 बात दिमाग में एकदम कौंध जाना चाहिए कि इसका पूर्व पद विशेषण और विशेष होगा और इसमें कारक की विभक्ति होगी। तत्पुरुष समास के ये 2 कैरेक्टर को एकदम याद रखना। यहाँ कह रहे हैं समानाधिकरण तत्पुरुष समास क्यों कहलाए? तत् इस समास के समस्त पद यानी पूर्व पद और उत्तर पद में क्या हो? समानाधिकरण हो, अर्थात इसमें विशेषण और विशेष है ना, विशेषण और विशेष होना चाहिए, कर्ता कारक की पहली विभक्ति होना चाहिए और तीसरा लिंग और वचन में भी समान हो, इसलिए इसका नाम समानाधिकरण रखाया है। उसी आधार पे इसका लिंग वचन समान हो, 3 कैरेक्टर इसमें होगा, लिंग वचन समान हो, कारक की प्रथमा विभक्ति नहीं बोलेंगे, यहाँ कर्ता कारक की विभक्ति बोलेंगे, क्योंकि संस्कृत के समास में प्रथमा द्वितीय तृतीया ये कारक की विभक्ति लिखा था, लेकिन हिंदी में तो हम लोग प्रथमा द्वितीय तृतीया नहीं लिखते हैं विभक्ति, कारक लिखते हैं। कारक कारक 8 विभक्ति है तो कर्ता और ने लिखते हैं, उसका परसर या चिन्ह जो भी है। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से संबंध काव्य की अधिकरण में पर संबोधन हे और ऐसे लिखते हैं हम लोग प्रथमा विभक्ति नहीं लिखते हैं कि प्रथमा द्वितीय तृतीय चतुर्थी इस तरह से। तो हिंदी में हम लोग क्या कहेंगे? कर्ता विभक्ति, यानी कर्ता कारक की विभक्ति ने जो है वो। तो समानाधिकरण में 3 बात हो जाएगा, एक तो इसमें विशेषण और विशेष होगा, पूर्व पद और उत्तर पद में विशेषण और विशेष होगा। दूसरा क्या होना चाहिए? कर्ता कारक की विभक्ति होना चाहिए और तीसरा लिंग वचन में बराबर होना चाहिए, समान होना चाहिए। तो समानाधिकरण में जब इसका समस्त पद विशेषण विशेष हो रहेगा और कर्ता कारक की पहली विभक्ति रहेगा और लिंग वचन में समान होगा, तब उसको समानाधिकरण तत्पुरुष समास कहेंगे। अब एक बात यहाँ और देखो पड़ता है, तुम लोग को एक वीडियो हम बनाए थे कि विशेषण में कभी विधेय और उद्देश्य की स्थिति बताए थे कि विशेषण में उद्देश्य और विधेय की स्थिति क्या है। डिटेल में जानने के लिए वो वीडियो खोल के देख लोगे, समझ में आ जाएगा। अभी यहाँ शॉर्ट में बता देते हैं। उद्देश्य और विधेय, उद्देश्य और विधेय, वाक्य जब हम बोलते हैं तो बोलने के पीछे हमारा, जब भी हम कोई वाक्य बोलते हैं या किसी के बारे में कुछ कहते हैं सेंटेंस, तो हमारा उसके बोलने के पीछे कुछ ना कुछ जरूर उद्देश्य रहता है। जैसे सपोज मान लो मनोज नाम का कोई लड़का है, वो पढ़ने में बहुत तेज है, अच्छा लड़का है ना। अच्छा लड़का का जो गुण क्वालिटी होना चाहिए वो चीज उसमें है, तो हम क्या कहेंगे? मनोज अच्छा लड़का है। यानी हमारा मनोज के बारे में, मेरा उद्देश्य था मनोज के बारे में कुछ कहना, है ना। वो लड़का चंचल है, माने उस लड़के के बारे में हमारा उद्देश्य है कुछ बताना, कहना कि वो चंचल है। तो यहाँ हो गया हमारा उद्देश्य कि जिसके बारे में हम कुछ कहें, वो हो गया उद्देश्य। और उसके बारे में हम क्या कहें? लड़का चंचल है, पढ़ने में अच्छा है, तेज है ना। तो ये हमारा हो गया विधेय। ये विधेय जिसके बारे में हम कुछ कहें, मोहन के बारे में कुछ कह रहे हैं तो मोहन हो गया उद्देश्य, और मोहन के बारे में जो बात हम बताए कहें वो हो गया हमारा विधेय। ठीक है। तो विशेषण में कभी विशेष आगे आ जाता है या कभी
विशेष पीछे भी जाता है। जैसे मान लो अच्छा लड़का बोले, या फिर लड़का बोले अच्छा है, वो लड़का अच्छा है। दोनों तरह से हम लोग कहते हैं, लेकिन जब वाक्य बनाते हैं तो वाक्य का शुद्धिकरण जब कहे थे कि कैसे वाक्य लिखा जाता है, तो उसमें बताए थे कि ये सही है, पहले विशेषण लिखाता है फिर विशेष लिखाता है। लेकिन अपवाद भी है, कभी कभी ये भी लिखाता है कि लड़का अच्छा है, शरारती लड़का, लड़का शरारती है, दोनों तरह से कहते हैं। तो अगर जब विशेषण पहले आ जाए और विशेष बाद में आ जाए तो उसको कहते हैं उद्देश्य विशेषण। और इस तरह से जब लिखाएगा तो वो कहलाएगा विधेय विशेषण। तो विशेषण भी लिखने की स्थिति है, आगे पहले लिखाएगा विशेष, विशेषण बाद में, या फिर पहले विशेषण लिखा जाएगा या विशेष। तो जब यहाँ तत्पुरुष समास में पूर्व पद और उत्तर पद में विशेषण और विशेष है तो ये भी आगे पीछे लिखा सकता है। ये नियम यहाँ पे आ सकता है तत्पुरुष समास में कि पहले विशेषण लिखे या फिर विशेष, या फिर विशेषण लिखे विशेष बाद में, या विशेष से पहले लिख दे और विशेषण को बाद में लिख दे। ये स्थिति हो सकता है वाक्य में लिखने के लिए। तो उसी आधार पे इसको फिर 4 भाग में बांट दिया गया है। इसको समानाधिकरण को फिर 4 भाग में बांट दिया गया। पहला क्या है, विशेषण विशेषण पूर्व तत्पुरुष समास, तत्पुरुष लिखा है, विशेषण पूर्व हो गया। दूसरा हो गया विशेषण पूर्व है तो अब विशेष हो जाएगा, विशेष पूर्व हो जाएगा। और तीसरा हो जाएगा विशेषणों पद तत्पुरुष समास, विशेषणों पद तत्पुरुष समास। और चौथा हो जाएगा विशेष्यो पद तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में विशेषण और विशेष है तो हम 2 तरह से लिख सकते हैं। इस आधार पे ये 4 भाग में बट गया। विशेषण है पूर्व पद, तो इसका मतलब है कि इसका दूसरा पद जो है उत्तर पद वो क्या हो जाएगा, विशेष हो जाएगा। जैसे यहाँ है पहले विशेषण और फिर विशेष है, तो ये वाला हो जाएगा विशेषण पहले पूर्व है तो उत्तर पद विशेष हो गया। दूसरा में कहता है विशेष पूर्व, यानी कि पूर्व पद अगर विशेष है तो दूसरा पद क्या होगा, विशेषण हो जाएगा। ये दूसरा वाले में कई स्थिति है। तीसरा है विशेषणों भय पद होगा, विशेषणों भय पद। इसमें क्या है कि दोनों पद विशेषण होगा, इसमें दोनों पद विशेषण होगा। और विशेष्यो भय पद कहलाएगा, भय छूट गया, विशेष्यो भय पद। इसमें क्या होगा, दोनों पद विशेष्य होगा, विशेष्य। इसमें पहला विशेषण दूसरा विशेष, इसमें पहला विशेष दूसरा विशेषण, इसमें दोनों विशेषण और इसमें दोनों विशेष पद होगा समानाधिकरण में। तो इसको देख ले, दोनों पद विशेषण कैसे और विशेष कैसे होगा, इसका एग्जांपल देख ले, समझ ले, फिर आगे बढ़ेंगे। समानाधिकरण तत्पुरुष समास कहें या फिर कर्मधारय तत्पुरुष समास कहें या कर्मधारय समास कहें, इसके विचार हो गए। किसके आधार पे कि विशेषण और विशेष किस प्रकार से लिखाएगा।
जिस तरह से होगा, पहले विशेषण और विशेष का होना है इसमें, लेकिन इन दोनों के लिखने के आधार पे भी इसको 4 भाग में बांट दिया गया है। पहला है विशेषण पूर्व पद, यानी जब विशेषण पूर्व पद विशेषण हो तब उसको कहेंगे विशेषण पूर्व पद। जैसे पीतंबर, 2 हो गया पूर्व पद, और उत्तर पद पूर्व पद क्या हो गया, विशेषण हो गया, पीत यानी पीला। परम ईश्वर, परम क्या हो गया, जो सब में उत्तम हो, परम हो, उसको कहेंगे पूर्व पद हो गया विशेषण, ये हो गया विशेष। नीली गाय, ये रंग में बता दिया कि ये कैसी है, नीली है, तो ये विशेषण हो गया, ये विशेष हो गया। इस आधार पे इसको क्या कहेंगे, विशेषण पूर्व पद कर्मधारय समास। दूसरा है विशेष पूर्व पद। अब क्या है, पूर्व पद क्या होगा, विशेष होगा, पूर्व पद विशेष और उत्तर पद विशेषण होगा। जैसे कुमारी, कुमारी किसको कहते हैं, कुंवारी लड़की को, श्रमणा संन्यास ग्रहण की हुई, समस्त पद क्या बना, कुमार श्रमणा। लेकिन ये जो है विशेषण पूर्व पद, ये संस्कृत के समास में होता है, हिंदी समास में ये नहीं है। हिंदी समास में विशेषण पूर्व पद आएगा और विशेषणों भय पद आएगा, और विशेषणों भय पद और विशेष्यो भय पद आएगा, यानी कि दोनों पद विशेषण होगा या फिर दोनों पद विशेष होगा। उसको भी देख लें। अब देखो तीसरा में विशेषणों भय पद में क्या है कि इसमें दोनों पद क्या होगा, विशेषण होगा। तो अब ध्यान रखना क्या, जैसे देखो लंगड़ा लूला, लंगड़ा और लूला, भूखा प्यासा, लेकिन ध्यान रखना कि इन दोनों विशेषणों के बीच में योजक शब्द, जैसे कि द्वंद्व समास में योजक शब्द लगा रहता है और या अथवा कर वो चीज नहीं होना चाहिए, और दोनों विशेषण के रूप में प्रयोग होना चाहिए। अगर इसको संज्ञा के रूप में प्रयोग कर देंगे तो फिर वो समाहार द्वंद्व समास कहलाएगा। द्वंद्व समास में ये था, समाहार में, तो इस बात का ध्यान रखना है। वाक्य देखेंगे कि कैसा होगा। जैसे देखो एग्जाम्पल वाक्य बना के बता दे रहे हैं, लंगड़ा लूला आदमी यह काम नहीं कर सकता। तो यहाँ जो लंगड़ा लूला है ये क्या है, विशेषण शब्द है। ये यहाँ विशेषण के रूप में कार्य कर रहा है, किसका बता रहा है, ये आदमी क्या हो गया, विशेष से हो गया। ये जो दोनों है, ये दोनों पद जो है ये विशेषण है, दोनों पद जो है ये विशेषण है, और ये जो विशेषण है ये विशेष के पहले आ रहा है और ये विशेषण के रूप में कार्य कर रहा है। विशेषण होते हुए भी ये विशेषण का ही कार्य कर रहा है। लंगड़ा लूला आदमी यह काम नहीं कर सकता, तो दोनों तो विशेषण है। ये लंगड़ा भी विशेषण है, लूला भी विशेषण है, किसी की विशेषता ही बताएगा कि वह आदमी लंगड़ा है या लूला है। लेकिन ये दोनों पद हैं, तत्पुरुष समास है तो पूर्व पद और उत्तर पद होगा। पूर्व पद और उत्तर पद दोनों विशेषण है, विशेषणों भय पद में क्या होगा, दोनों पद विशेषण होगा। तो उस अनुसार ये दोनों पद विशेषण है, लेकिन ध्यान रखना है कि ये दोनों विशेषण पद विशेषण के रूप में ही प्रयोग किया जाए, दोनों को विशेषण के रूप में ही प्रयोग करना है। जैसे यहाँ विशेषण के रूप में ही प्रयोग किया गया, लंगड़ा लूला आदमी यह काम नहीं कर सकता। भूखा प्यासा, ये दोनों भी विशेषण शब्द है और विशेषण के रूप में ही प्रयोग किया गया कि भूखा प्यासा लड़का सो गया। उसी तरह से इस गांव में ये भी विशेषण हो गया और विशेषण के रूप में प्रयोग हो रहा है। इस गांव में बहुत से लोग अंधे बहरे हैं, ये भी विशेषण है, दोनों पद विशेषण है और दोनों विशेषण के रूप में प्रयोग किया जा रहा है। इसलिए ये जो तीनों हो गया, ये तीनों वाक्य क्या हो गया, ये विशेषणों भय पद कर्मधारय पुरुष, हाँ कर्मधारय पुरुष, तत्पुरुष समास कहें या कर्मधारय पुरुष कहें, ये कहलाएगा। लेकिन अगर ये संज्ञा के रूप में प्रयोग होगा, जैसे लंगड़े लूले यह काम नहीं कर सकते, तो यहाँ लंगड़ा लूला संज्ञा के रूप में प्रयोग किया गया कि लंगड़े लूले यह काम नहीं कर सकते।
अब ये भाववाचक संज्ञा हो गया। अनुभव कर रहे हैं कि वो लंगड़ा है, लूला है, तो इससे इस काम नहीं होगा। ये भाववाचक संज्ञा, यहाँ संज्ञा शब्द के रूप में काम हो रहा है। भूखे प्यासे को निराश नहीं करना चाहिए। भूखा प्यासा क्या है? भाववाचक संज्ञा है। इस गांव में बहुत से अंधे बहरे हैं, ये भी क्या हो गया? भाववाचक संज्ञा है। तो यहाँ संज्ञा के रूप में प्रयोग किया जा रहा है और यहाँ विशेषण के रूप में प्रयोग किया जा रहा है। विशेषण है, ये विशेष हो गया। उसी तरह से ये विशेषण हो गया, ये विशेष है, लेकिन यहाँ भाववाचक संज्ञा के रूप में, संज्ञा के रूप में प्रयोग हो रहा है। इसलिए यहाँ जो ये तीन हो गया, ये क्या हो गया? समाहार। पार्ट 1 में समाहार द्वंद्व समास पढ़ा चुके हैं। समाहार द्वंद्व समास कहलाएगा। तो ये हो गया विशेषणों भय पद, यानी इसमें दोनों पद विशेषण होगा और विशेषण के रूप में ही प्रयोग किया जाना चाहिए। इसके बीच में योजक शब्द यानी कि जो जोड़ने वाला शब्द है और या अथवा ये सब नहीं होना चाहिए। अगर वो दोनों लग गया तो फिर क्या होगा? समाहार द्वंद्व समास हो जाएगा। लंगड़े लूले किसको कहा जा रहा है? लंगड़े और लूले के बारे में बताया जा रहा है। अब चौथा है विशेष्यो भय पद। विशेष्यो भय पद में क्या होगा? दोनों पद विशेष्य होगा। जैसे आम वृक्ष, चौथा जो है वो हो गया विशेष्यो भय पद। इसमें क्या होगा? दोनों पद विशेषण होगा, विशेष्य होगा। दोनों पद विशेष होगा। जैसे कि आम वृक्ष, आम गाछ बोले, या फिर संस्कृत में क्या हो जाएगा? आम वृक्ष। इसमें क्या है? आम और वृक्ष, दो पद हो गया, पूर्व पद और उत्तर पद, और दोनों क्या है? विशेष है ना। आम भी विशेष है, आम मीठा है, इसकी विशेषता बता देंगे, मीठा है या खट्टा है, तो आम विशेष है। गाछ भी विशेष है, गाछ लंबा है, चौड़ा है, छोटा है, बड़ा है, इसकी विशेषता बताएंगे। तो देख रहे हैं कि ये दोनों जो है पद विशेष है। तो इस तरह का हो जाएगा विशेष्यो भय पद कर्मधारय तत्पुरुष समास, या कर्मधारय समास बोले, या फिर समानाधिकरण तत्पुरुष समास बोले। अब है कि जब विशेषण और विशेष है तो इसमें क्या है? इसमें एक उपमा और उपमेय होगा। यानी किसी भी चीज की जब हम किसी से तुलना करते हैं तो वो उपमान कहलाता है, और जिसकी तुलना की जा रही है वो उपमेय कहलाता है। अब चूंकि कर्मधारय समास में विशेषण और विशेष है, इसलिए उपमान और उपमेय भी होगा। उपमान जिससे उसकी तुलना की जाए, और जिसकी तुलना की जाए वो हो जाएगा उपमेय। तो उस आधार पे कर्मधारय समास के फिर तीन उपभेद हो गए: उपमान कर्मधारय, उपमित कर्मधारय और रूपक कर्मधारय। उपमान कर्मधारय में क्या है? उपमान जो है वो उपमेय के साथ उसका तुलना किया जाएगा। जैसे शैल के समान उन्नत शैलोन्नत, पूर्व पद क्या होगा? उपमान होगा, और दूसरा जो उत्तर पद है वो उपमेय हो जाएगा। तो शैल के समान किसके से तुलना किया जा रहा है? शैल से, कि शैल के समान उन्नत, ऊंचा, है ना। तो ये हो जाएगा उपमान कर्मधारय समास। उपमित में क्या होगा? जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा, पूर्व पद क्या हो जाएगा? उपमेय हो जाएगा। अधर पल्लव के समान, अधर पल्लव उपमेय है, अधर पल्लव यानी पत्ता, अधर यानी नीचे, तो अधर पल्लव के समान, तो इसमें पूर्व पद क्या हो गया? उपमेय हो गया। रूपक कर्मधारय में है कि ये दोनों से अलग है। इसमें क्या है कि जैसे उपमान जिसकी तुलना की जाए, है ना, जैसे बताया थे चंद्र, और उपमेय हो गया
जिसकी तुलना की जाती है, जैसे मुख, जिससे तुलना कर रहे हैं वो हो गया उपमान, और जिसकी तुलना कर रहे हैं, जिसकी तुलना कर रहे हैं उपमेय, और जिससे कर रहे हैं वो उपमान हो गया। तो ये हो गया उपमान कर्णधार। लेकिन अगर उपमेय को ही उपमान मान लिया जाए, जैसे मुख ही है चंद, तो यहाँ मुख क्या है, इसको उपमान कर लिया गया, तो इस तरह के समास को कहेंगे रूपक कर्णधार समास। आज के वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो भाग 3 में इसका हम बताएंगे द्विगु समास और तत्पुरुष समास। पहली विभक्ति इसमें आ गया। कर्मधारय समास में पूर्व पद में कर्ता कारक की विभक्ति रहेगा, लिंग वचन समान होगा, और विशेषण और विशेष हो गया, जिसमें कि पूर्व पद विशेषण होगा और उत्तर पद विशेष होगा। लेकिन पूर्व पद और उत्तर पद विशेषण और विशेष किस प्रकार से लिखाएगा, उस आधार पर उसको 4 प्रकार में बांट दिया गया है, और फिर उपमान और उपमेय के आधार पर इसको 3 भागों में बांट दिया 3 प्रकार से। आज की वीडियो में इतना ही। अगर मेरा वीडियो समझ में आता हो, पसंद आता हो, तो लाइक जरूर कीजिए, शेयर कीजिए। अगर अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इसका पार्ट 3 लेकर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।